बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टडी करना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसका जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बेटा इससे पहले आप एसिड और बेसिस के बारे में दो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बेटा इन दोनों कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन थी, कुछ खामियां थी। उन खामियों को सामने रखते हुए 1923 में जी.एन. लिविस ने 1923 में अपना कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पेश किया और इसके कंसेप्ट के मुताबिक एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। बेटा यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं विच इज लेफ्ट आफ्टर अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन एन एटम, यानी ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाए, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाए तो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एसिड होगा, एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा जो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। और बेस की डेफिनेशन ये है कि बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। बेटा यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो या तो कोई मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, यानी ऐसा सब्सटेंस यानी मॉलिक्यूल और आयन जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके वो एसिड है, और ऐसा मॉलिक्यूल और आयन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके वो बेस है। अब हम इस कंसेप्ट की एग्जांपल्स की मदद से वजाहत करते हैं और इसकी एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है द रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड टू फॉर्म द अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड अडक्ट। ये इसकी एग्जांपल है। जब ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और इस रिएक्शन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज डोनेटेड फ्रॉम द नाइट्रोजन टू द बोरोन इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी जो अमोनिया में नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा टू द बोरोन व्हिच इज प्रेजेंट इन द बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो इस तरीके से नाइट्रोजन अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड बोरोन इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो वो मॉलिक्यूल बेस कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो वो एसिड कहलाता है। तो लिविस एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक अमोनिया एक बेस होगी और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है फ्रॉम नाइट्रोजन इन अमोनिया टू द बोरोन इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। क्योंकि ये ऐसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरोहेड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरोहेड इज ऑलवेज फ्रॉम द डोनर्स टुवर्ड्स एक्सेप्टर। तो बेटा इस तरीके से इस रिएक्शन में ये अडक्ट
बाद एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में है रिएक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड अमोनिया। प्रोटॉन के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। प्रोटॉन बेटा यहाँ पे हम सिंबलाइज करते हैं एज पॉजिटिव, इसलिए करते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है। अगर हाइड्रोजन में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, इसलिए हम प्रोटॉन को इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, यानी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन। तो बेटा इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है प्रोटॉन के पास, तो नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अमोनिया में मौजूद जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है टू द प्रोटॉन और इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द अमोनिया एंड हाइड्रोजन, और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरोहेड इज फ्रॉम द नाइट्रोजन टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। तो जो चार्ज होगा प्रोटॉन के ऊपर इट विल ट्रांसफर टू द होल स्पीशीज, यानी पूरी स्पीशीज के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन इस स्पीशीज का हिस्सा बनता है तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरे सब्सटेंस का पूरी स्पीशीज का हिस्सा बन जाती है। इस तरीके से हम इसको सिंबलाइज करेंगे और अमोनियम आयन बनेगा और ये भी एडक्ट कहलाएगी। इसके बाद बेटा हम डिफाइन करेंगे एडक्ट को। तो एडक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज कॉल्ड एडक्ट, यानी जब लीविस एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में एक सिंगल स्पीशीज सामने आती है जिसको एडक्ट का नाम दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन थी एडक्ट की। इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं और कौन से लीविस बेस के तौर पर। तो बेटा पहले हम लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करने वाले सब्सटेंसेस की बात करते हैं। नंबर 1 द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन सेंट्रल एटम है और बोरोन का जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट रहता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद द 3 फ्लोराइड एटम्स। उसके बावजूद भी यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिस मॉलिक्यूल में हो तो वो लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल AlCl3 की है। AlCl3 में एल्युमिनियम Al सेंट्रल एटम है एंड इट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से FeCl3 में Fe सेंट्रल एटम है और इसमें भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये सब्सटेंस भी लीविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लीविस एसिड, यानी जो सादा कैटाइन है वो भी लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। लेकिन ये ज़रूर रखिएगा कि तमाम कैटाइंस लीविस एसिड के तौर पर एक्ट नहीं करते। जैसे सोडियम आयन है या पोटाशियम आयन है, दीज आयन्स कैन नॉट एक्ट एज लीविस एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन दे डू नॉट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पोटाशियम आयन और सोडियम आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए ये लीविस एसिड के तौर पर एक्ट नहीं करते। लेकिन हाइड्रोजन आयन और सिल्वर आयन दे कैन एक्ट एज लीविस एसिड बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बेटा लीविस बेसिस की बात करें, यानी वो सब्सटेंसेस जो लीविस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। बेटा ऐसी स्पीशीज को हम लीविस बेस कहते हैं और ऐसी स्पीशीज लीविस बेस की तरह एक्ट कर सकती हैं। जैसे अमोनिया के मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से नाइट्रोजन कैन एक्ट एज लीविस बेस। और इसी तरीके से ईथर में अगर हम देखें तो ईथर
ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन के पास क्योंकि 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ईथर का मॉलिक्यूल भी लीविस बेस की तरह एक्ट कर सकता है। इसके बाद हम बात करें तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस कैन एक्ट एज लीविस बेस, यानी जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी, वो भी लीविस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी एक्स्ट्रा लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर साइनाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लीविस बेसिस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जी बेटा अब हम एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज में 2 तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा पहले हम एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और इसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो बेटा पहले हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं तो दे आर ऑल सोर इन टेस्ट, कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, यानी वो जायके में खट्टे होते हैं। जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, दे आर सोर इन टेस्ट, तो दे हैव द एसिड इन देम। जैसे मिसाल के तौर पर लेमन और ऑरेंज में सिट्रस एसिड की वजह से इनका जो जायका होता है वो सोर होता है, यानी खट्टा होता है। इसके बाद दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो दे टर्न इनटू रेड, क्योंकि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। लिटमस जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करता है और बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर शो करता है। इसीलिए जब हम इसको एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस को एसिडिक मीडियम में ऐड करेंगे तो ये रेड में टर्न हो जाएगा। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर ऑल कोरोसिव टू स्किन, यानी ये जितने भी हैं एसिड तमाम स्किन को नुकसान देते हैं, कोई कम देता है कोई ज़्यादा देता है, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में तकरीबन तमाम एसिड्स जो हैं दे आर कोरोसिव टू स्किन, यानी ये स्किन को जला देते हैं, उसको नुकसान करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। इसके बाद नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, यानी एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, पास हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि जब हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, यानी उसका एक एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दे प्रोड्यूस फ्री आयंस, यानी एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो फ्री आयंस प्रोड्यूस होंगे। उन फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से आसानी से करंट एसिड्स के एक्वियस सॉल्यूशन में से गुजर जाता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके बाद हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज आर द दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शंस और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका ताल्लुक किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन के साथ है, और जब भी केमिकल चेंज होगी तो किसी सब्सटेंस जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एसिड्स के रिएक्शन दिए गए हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ सिंबॉलिक फॉर्म में। तो बेटा सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स स्टडी करेंगे। तो बेटा आपको पता है कि अबाउट 80% ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो मेटल्स हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एसिड्स के साथ एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बेटा एसिड्स जो है
मोस्टली मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यानी जब एसिड रिएक्ट करेगा किस मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जब एसिड उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे मिसाल के तौर पर कॉपर के साथ, मरकरी के साथ, सिल्वर के साथ या गोल्ड के साथ जब एसिड रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो यहाँ पे हम उन मेटल्स की बात कर रहे हैं जिनके साथ एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा जैसे इसकी एक एग्जांपल जिंक है। जिंक जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे Zn का रिएक्शन दिया गया है। Zn मेटल यानी जिंक मेटल का रिएक्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। ये एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में Zn सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस जो होगी यहाँ से इवॉल्व होगी यानी खारिज होगी। दूसरी एग्जांपल रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब एल्युमिनियम रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम विल कंबाइन क्लोराइड एंड फॉर्म AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। यानी एक्चुअली यहाँ पे भी एल्युमिनियम रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पे आएगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इस प्रोसेस में। बेटा ये जो नंबर लिखे गए हैं दोनों तरफ, ये दोनों तरफ एटम्स की तादाद को बराबर रखने के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नाइदर मास इज प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास प्रोड्यूस होता है, यानी ना नए एटम प्रोड्यूस होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, बल्कि क्या होता है दे चेंज देयर फॉर्म, यानी वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। यानी उनकी केमिकल रिएक्शन के बाद जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, लेकिन दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद सेम रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें ये देखना है, हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स की तादाद को बराबर रखना है। यानी अगर यहाँ पे दो एल्युमिनियम के एटम्स हैं तो इधर भी दो ही एल्युमिनियम के एटम्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोराइन के 6 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी क्लोराइन के 2 3 6 6 एटम्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हैं तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स ही होने चाहिए, 6 एटम्स होने चाहिए। यानी दोनों तरफ रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यानी हमने यहाँ पे रिएक्शन स्टडी करना है एसिड का विद द मेटालिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी एसिड मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर रिलीज होगी। यानी अगर हम एसिड का रिएक्शन करवाएं किसी सब्सटेंस के साथ और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है तो यकीनी तौर पर वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा किसी मेटल। तो यहाँ पर रिएक्शन लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and 1 मोल ऑफ वाटर H2O। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा।
और इसके बाद रिएक्शन लिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट का विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा जो सोडियम है वो कंबाइन होगी SO4 के साथ और Na2SO4 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी इस प्रोसेस में और 2 मोल्स ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होंगे। 2 moles of carbon dioxide and 2 moles of water are also produced in this process. तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस की बात करेंगे। बेटा जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इससे न्यूट्रल स्पीशीज यानी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो होगा क्या कि Cl Na के साथ कंबाइन होगा, NaCl बनेगा, OH के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। तो बेटा यहाँ पे कॉपर रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को और कॉपर सल्फेट बनेगा और H2 विल कंबाइन विद द O टू फॉर्म द H2O और वाटर बनेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बायोसल्फाइड्स। बेटा ये रिएक्शन अगर आप गौर करेंगे तो ये उसी तरीके से है जैसे एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। बस यहाँ पे करना ये है कि कार्बन को रिप्लेस कर देना है सल्फर से, यानी जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे सल्फर आ गया, यानी CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड विल react with the 2 moles of hydrochloric acid to form the 1 mole of calcium chloride। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी और वाटर प्रोड्यूस होगी। बस इस ऊपर वाले यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में यहाँ पे सल्फर है, जहाँ पे कार्बन है कार्बन को रिप्लेस कर देना है हमें सल्फर से। तो याद रखने के लिए इस रिएक्शन को याद रखने के लिए आप ये चीज़ ज़हन में रख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है तकरीबन मिलता जुलता है उसी रिएक्शन से जिस तरीके से एसिड रिएक्ट करते हैं विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इसी तरीके से सोडियम बायसल्फाइड का रिएक्शन दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। Na2 कंबाइन विद Cl टू फॉर्म द NaCl, SO2 गैस रिलीज होगी और इसके अलावा वाटर, एक हाइड्रोजन यहाँ से दूसरा यहाँ से और एक ऑक्सीजन SO3 से आएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगी और 2 हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म वाटर H2O। तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विद द सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स। इसके बाद हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स देखेंगे। सल्फाइड्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर रिएक्शन लिया गया है फेरस सल्फाइड का रिएक्शन लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बेटा हम जब देखते हैं इस रिएक्शन में तो Fe जो है वो H2 को रिप्लेस करता है और FeSO4 यानी फेरिस सल्फेट बनता है, फेरिस सल्फेट, और ये हाइड्रोजन है इट कंबाइन विद द सल्फर टू फॉर्म द H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा इट हैज द रोटन एक्स स्मेल, इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है और ये गैस जो है अमूमी तौर पर प्रोटीन और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेन्स द सल्फर उनकी डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जब एग जो है वो डिकम्पोज होना शुरू होता है, वो गलना सड़ना शुरू होता है, उसमें खराबी शुरू हो जाती है, तो उस प्रोसेस में ये H2S जो है सल्फर
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। हमने यहाँ पे एसिड के रिएक्शन स्टडी की है विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में हम रिएक्शन ऑफ बेसिस विद डिफरेंट सब्सटेंसेस स्टडी करेंगे। आज हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसका टॉपिक पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेटा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में दो तरह की प्रॉपर्टीज शामिल हैं बेसिस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिनको मेजर किया जा सकता है, और दीज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनका ताल्लुक किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के साथ होता है। तो बेटा अगर हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो सबसे पहले अगर हम बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर 1 दे हैव द बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट यानी इनका जो जायका है वो कड़वा होता है। कड़वे से मुराद ये जैसे करेले का जायका आपने अगर टेस्ट किया हो, जैसे करेले का जायका कड़वा होता है खाने में, इसी तरीके से जितनी भी बेसिस होगी अगर उनको टेस्ट किया जाए तो वो बिटर टेस्ट करती हैं, यानी कड़वा जायका रखती है। नंबर 2 बिटर रेड लिटमस ब्लू। लिटमस एक इंडिकेटर का नाम है और ये इंडिकेटर जो है ये बेसिक मीडियम में ब्लू कलर शो करता है और एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करता है। इसीलिए अगर हम रेड लिटमस को टच करेंगे विद द बेस तो इट विल टर्न इनटू ब्लू, यानी अगर लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर। इसके बाद बेटा तीसरी प्रॉपर्टी नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH, यानी जो बेसिस हैं वो नॉन क्रोसिव होती है सिवाय दो बेसिस के जिनके नाम NaOH और KOH है, और इनकी भी सिर्फ कंसंट्रेटेड फॉर्म क्रोसिव होती है। अगर हम इनको डिल्यूट फॉर्म में लेंगे NaOH और KOH को अगर हम डिल्यूट फॉर्म में लेंगे तो ये नॉन क्रोसिव होंगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये क्रोसिव होंगी। इनके अलावा जितनी भी बेसिस हैं दे आर नॉन क्रोसिव। नंबर 4 अगर हम बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में से आसानी से करंट गुजर जाता है, क्योंकि जब हम बेसिस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दे प्रोड्यूस फ्री आयंस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेसिस द इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली पास थ्रू दीज सॉल्यूशंस। बेटा ये थी बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस देखते हैं इनके। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। बेटा किसी भी बेस का एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ रिएक्शन इन विच आर एसिड एंड बेस react to form the salt and water. This reaction is called neutralization reaction. तो बेटा यहाँ पे हमने एग्जांपल ली NaOH की। NaOH का रिएक्शन करवाया गया है HCl के साथ। HCl एसिड है और NaOH एक बेस है, और जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो Na कंबाइन होता है Cl के साथ और H और OH मिलकर वाटर बनाते हैं, यानी NaCl और वाटर बनेगा। NaCl साल्ट है और H2O वाटर, यानी जब बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग salt and water. This reaction is called neutralization reaction.
अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टडी करना है द रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट NH4 अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन कहलाता है। इस आयन के साथ किसी भी नेगेटिव रेडिकल को ज्वाइन कर दे तो ये जो साल्ट प्रोड्यूस होगा उस साल्ट को हम अमोनियम साल्ट कहेंगे। जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4 twice SO4 अमोनियम सल्फेट। These are the two famous अमोनियम साल्ट। तो यहाँ पे इन दो साल्ट के बेसिस के साथ रिएक्शन को लिया गया है एग्जांपल के तौर पर। और बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी अमोनियम साल्ट किसी बेस से रिएक्ट करता है, किसी भी बेस से रिएक्ट करे, तो हमेशा अमोनिया गैस जरूर रिलीज होगी। और इस रिएक्शन को लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द अमोनियम आयन इन अ साल्ट। यानी अगर हमने लेबोरेटरी के अंदर किसी अमोनियम साल्ट को वेरीफाई करना है कि ये जो साल्ट हमें दिया गया है क्या इसमें अमोनियम आयन मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उस अमोनियम साल्ट का रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ। अगर उसमें से अमोनिया गैस लिबरेट हो यानी रिलीज हो, खारिज हो, तो हम कहेंगे कि इस साल्ट में अमोनियम आयन मौजूद है। तो बेटा रिएक्शन लेते हैं। तो रिएक्शन पहले NH4Cl का रिएक्शन लिया गया है बेस NaOH के साथ। तो इस रिएक्शन में बेटा Na जो है वो Cl के साथ मिलकर साल्ट बनाएगा NaCl, और NH4 जो है अमोनियम आयन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन OH से कंबाइन होगा, वाटर बन जाएगा। और NH4 में से जब एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे अमोनिया बच गई, तो ये अमोनिया गैस यहाँ पे लिबरेट होगी यानी रिलीज होगी। इसी तरीके से दूसरे रिएक्शन में भी इसी तरीके से है। NH4 twice SO4 अमोनियम सल्फेट का साल्ट है, इसका रिएक्शन लिया गया है CaOH twice के साथ। बेटा इसमें जो Ca है वो SO4 से मिलेगा, CaSO4 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और अमोनिया गैस रिलीज होगी, और इसके अलावा 2 मोल्स ऑफ वाटर भी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। बेटा ये था रिएक्शन ऑफ बेस विद द अमोनियम साल्ट। इसके बाद बेटा हमने रिएक्शन स्टडी करना है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द हैवी मेटल साल्ट्स। हैवी मेटल्स जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर, आयरन वगैरह के जो साल्ट होते हैं, इन साल्ट्स को हम हैवी मेटल्स के साल्ट कहते हैं। तो बेटा ये जो साल्ट है, इन साल्ट का जब हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हैवी मेटल्स के हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हैवी मेटल के जो हाइड्रो ऑक्साइड है दे शो डिफरेंट कलर्स, और यही जो कलर्स है इन हैवी मेटल्स के आयन की पहचान है। तो लेबोरेटरी में इन रिएक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हैवी मेटल साल्ट्स इन हैवी मेटल आयंस इन अ साल्ट। यानी हैवी मेटल आयंस की प्रेजेंस को इसी साल्ट के अंदर वेरीफाई किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल साल्ट विद द बेस। तो जब हम हैवी मेटल हैवी मेटल के किसी भी साल्ट का बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो हैवी मेटल साल्ट का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो डिफरेंट कलर शो करेंगे। डिफरेंट हैवी मेटल्स के साल्ट डिफरेंट कलर शो करते हैं, जैसे कॉपर जो है वो ब्लू कलर शो करता है, इसी तरीके से जिंक वाइट कलर शो करता है, Fe अगर +3 वैलेंसी हो यानी फेरिक आयन हो तो वो ब्राउन पीपीटी शो करता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। और लेड के जो हैं आयंस वो वाइट पीपीटी शो करते हैं, कैल्शियम के साथ आयंस भी वाइट पीपीटी शो करते हैं। और अगर फेरिस साल्ट हो यानी
+2 आयन मौजूद हो किसी साल्ट के अंदर, Fe+2 यानी फेरस आयन मौजूद हो, तो फिर जो आयरन है वो डर्टी ग्रीन कलर शो करता है। तो यहाँ पे अब हम बारी बारी इन रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले कॉपर साल्ट का रिएक्शन लिया गया है विद द बेस NaOH, और इन तमाम रिएक्शन में बेस जो है NaOH ही ली गई है। तो बेटा रिएक्शन होगा Cu will combine OH to produce the CuOH twice, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, और जो सल्फेट आयन है it will combine with the sodium to produce the सोडियम सल्फेट। यहाँ पे जो कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड शो द ब्लू पीपीडी, और ये ब्लू पीपीडी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं साल्ट का और ब्लू पीपीडी आते हैं तो इसका मतलब यह है कि साल्ट में कॉपर मौजूद है। इसके बाद बेटा रिएक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड विद द NaOH है। जिंक क्लोराइड के साथ अगर NaOH बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ZnOH ट्वाइस प्रोड्यूस होता है, इसके वाइट पीपीडी होते हैं, और इसके अलावा NaCl प्रोड्यूस होता है। यानी Zn जो होगा वो OH से मिलकर ZnOH ट्वाइस बनाएगा, NaCl से मिलेगा, और ये 2NaCl। थर्ड रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन लिया गया है विद बेस NaOH, Fe कंबाइन होगा OH से, FeOH ट्वाइस बनेगा, विच शो द ब्राउन पीपीडी, यानी इनका इन पीपीडी का इन प्रेसिपिटेट का ब्राउन कलर होता है, और जो Na है वो Cl से मिलकर NaCl प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद चौथे रिएक्शन में Pb यानी लेड नाइट्रेट का रिएक्शन लिया गया है NaOH के साथ। लेड कंबाइन होगा OH के साथ, PbOH ट्वाइस प्रोड्यूस करेगा, और Na will combine with the NO3 to form the NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट will form। और जो PbOH ट्वाइस के जो प्रेसिपिटेट है वो शो द वाइट कलर, यानी ये सफेद कलर वाइट कलर शो करते हैं। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन लिया गया है NaOH के साथ, तो बेटा कैल्शियम will combine with the OH hydroxide ion to form the calcium hydroxide which show the white PPD, and Na will combine with Cl to form the 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड will form। इसी तरीके से अगर हम फेरस सल्फेट का रिएक्शन लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फेरस will combine with OH to form the ferrous hydroxide FeOH twice which show the dirty green color, यानी इसके जो प्रेसिपिटेट है वो डर्टी ग्रीन कलर शो करते हैं। और जो सोडियम है it will combine with the SO4 to form the सोडियम सल्फेट। बेटा यहाँ तक ये रिएक्शन है। नेक्स्ट हम टॉपिक में यूजेस ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे। जी बेटा अब हमने स्टडी करने हैं यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। बेटा यूजेस ऑफ एसिड्स में आज सबसे पहले जो यूजेस दिए गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड बिकॉज इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, और इसको किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले है इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट फर्टिलाइजर्स जस्ट लाइक द अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम सुपरफॉस्फेट ETC। यानी ये अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट जो कि इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं, इन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स की को प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट वगैरह ज़मीन में डाली जाती हैं टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एंड अमोनियम सल्फेट जो है ये ज़मीन में डाली जाती है टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द सोइल। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है एक्सप्लोजिव्स बनाने में है, यानी धमाका खेज मवाद बम वगैरह, पेंट्स बनाने में तो दीवारों पर और मेटल्स की सरफेस पर किया जाता है पेंट टू प्रोडक्ट देम। इसके अलावा डाइज यानी डिफरेंट कलर्स बनाने में, और ड्रग्स यानी मेडिसिन यानी अद्वियात बनाने में इसका इस्तेमाल।
इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड स्टोरेज बैटरी। बेटा वो बैटरी जो कि कार, मोटरसाइकिल या यूपीएस की बैटरी के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये अमूमी तौर पर लेड स्टोरेज बैटरी कहलाती है। लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इसके बाद बेटा यूजेस हैं नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड जो है इट इज आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर जस्ट लाइक द अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को जमीन में डाला जाता है टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसके अलावा इसके जो इस्तेमाल है एक्सप्लोजिव्स जैसे ट्राई नाइट्रोपॉलीन यानी टीएनटी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स बनाने में एंड ड्रग्स यानी अद्वियात बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉपर मेटल की सतह पे ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन को इच करने के लिए फॉर इचिंग डिज़ाइन ऑन द कॉपर प्लेट हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। कॉपर एक इनर्ट मेटल में शुमार की जाती है, बाकी एसिड कॉपर के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है। इसी वजह से इस एसिड को कॉपर की प्लेट के ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइन कुंदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने कॉपर की प्लेट्स देखी होगी जिसके ऊपर मुख्तलिफ आयात लिखी होती हैं या मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती हैं, तो उन डिज़ाइन को बनाने के लिए या मुख्तलिफ आयात जैसे को कुंदा करने के लिए कॉपर की प्लेट के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस्तेमाल तो हम पढ़ेंगे। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है फॉर द क्लीनिंग मेटल सरफेस, यानी मेटल की सतह को साफ करने के लिए। यानी मेटल की सतह के ऊपर अगर कोई दाग धब्बे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर जंग मौजूद है किसी मेटल की सतह के ऊपर, तो उसको साफ करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है टेनिंग इंडस्ट्री। टेनिंग यानी चमड़े को रंग करने की जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का नाम टेनिंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, यानी जो प्रिंटर की जो इंक होती है उसके बनाने में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा हम स्टडी करेंगे बेंजोइक एसिड के इस्तेमाल। बेटा बेंजोइक एसिड का जो आपकी बुक में इस्तेमाल दिया है, एक ही यूज दिया हुआ है और वो है फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। अक्सर जो टिन पैक फूड्स होती हैं उनके अंदर बेंजोइक एसिड को डाला जाता है टू प्रिजर्व देम, क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को आसानी से रोककर जो महफूज खुराक होती है उसको डिकम्पोज होने से बचाता है। इसीलिए खुराक केन के अंदर काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रहती है। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे एसिडिक एसिड के यूजेस। एसिडिक एसिड इज यूज फॉर द फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी खुराक को फ्लेवर देने के लिए। बेटा एक और बात बता दूं, जो एसिडिक एसिड है ये सिरके में मौजूद होता है। सिरका जिसको विनीगर कहते हैं, विनीगर में इसकी काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है और हमें पता है कि हम सिरके को मुख्तलिफ खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खानों के अंदर जैसे गोश्त के अंदर डाला जाता है फ्लेवर देने के लिए। इसके अलावा विनीगर को हम अचार जैसे पिकल्स होते हैं, आम का अचार या मुख्तलिफ सब्जियों का अचार बनाने के लिए हम सिरके का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एसिडिक एसिड है इट इज यूज फॉर द फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसके अलावा बेटा इसका एक इम्पोर्टेंट यूज है और वो ये है कि हम इसके ज़रिए अगर कोई भैंस यानी जिसको हम उर्दू में भीड़ कहते हैं, भैंस अगर काट ले तो उसके डंक को, स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। यानी वैक्स स्किन के इलाज के लिए ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि वैक्स स्किन जो है वो बेसिक इन नेचर है, यानी वो बेसिक होता है। तो जब हम जंग के ऊपर लगाएंगे एसिडिक एसिड को, एसिडिक एसिड एक एसिड है, तो वो बेसिक जो स्टिंग होगा उसको न्यूट्रलाइज करके हमें आराम देगा, यानी उस डंक का ये इलाज करेगा। इसके बाद हम बेटा यूजेस स्टडी करेंगे बेसिस के यूजेस, और बेसिस के यूजेस में आ रहे तो सबसे पहले यूजेस दिए हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर सोप बनाने के लिए हम इसका
इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा अब अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं क्लोराइन गैस के साथ। जब क्लोराइन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास की जाती है तो क्लोराइन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में होता है। बेटा हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नमकियात डिजॉल्व होते हैं, खास तौर पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स एंड सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ड्यू टू द carbonate and bicarbonates of calcium and magnesium and sulfate and chlorides of calcium and magnesium metals, the water becomes hard। तो इस ये जो हार्ड वाटर होता है ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, कपड़े धोने के लिए भी हम ये बेहतरीन नहीं होता और ये अगर इंजन में इस्तेमाल करें, बॉयलर्स इंजन में इस्तेमाल करें तो उनको भी नुकसान देता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, यानी उसकी हार्डनेस को रिमूव करना ज़रूरी है। तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ख़ास तौर पे अगर हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी पानी की जो हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की वजह से है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक वाटर। अक्सर औकात एसिड रेन होती है और एसिड रेन जो है वो ज़मीन में जब एब्जॉर्ब होती है तो ज़मीन को एसिडिक कर देती है। तो अगर किसी झील या दरिया में अगर उसका पानी जाएगा एसिड रेन का तो उसको भी एसिडिक कर देगा। तो एसिडिक वाटर के अंदर यानी अगर किसी लेक का पानी एसिडिक हो गया या ज़मीन एसिडिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऐड करते हैं उसमें बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एसिडिक सॉइल जो है वो ज़मीन एसिडिक सॉइल जो होती है वो फसलों की काश्त के लिए अच्छी नहीं होती, यानी काश्तकारी के लिए ऐसी ज़मीन अच्छी नहीं होती जो एसिडिक सॉइल हो। तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं अल्कलाइन बैटरीज में। अल्कलाइन बैटरीज अमूमी तौर पर जो छोटी घड़ियाँ होती हैं, रिस्ट वॉच होती हैं, रिस्ट वॉच में जो छोटे सेल इस्तेमाल होते हैं वो अमूमी तौर पर अल्कलाइन बैटरीज होती हैं। तो उन अल्कलाइन बैटरीज में हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद बड़ा यूजेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये स्टोमिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर जो मुख्तलिफ जो सिरप बाज़ार में अवेलेबल है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टोमिक उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है और ये इस्तेमाल होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द बीज स्टिंग यानी ये इस्तेमाल होता है क्योंकि हनी बी स्टिंग होता है, यानी हनी बी का जो डंग है, हनी बी स्टिंग है वो एसिडिक इन नेचर है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो अगर शहद की मक्खी काट ले तो अगर उसके ऊपर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लगा दें तो ये उसका इलाज है, क्योंकि जो हनी बी जब डंग मारेगी तो वो एसिड ऐड करेगी, फॉर्मिक एसिड ऐड करेगी आपके बॉडी में। तो अगर हम उसके ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो लगा देंगे तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरीके से हम हनी बी के स्किन को क्यूर कर सकते हैं, यानी उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है फोमिंग एजेंट के तौर पर इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग बुझाने के आलात होते हैं फोम को इस्तेमाल किया जाता है
जिस जगह पे आग बुझाने के लिए, तो जो फोमिंग एजेंट होता है आग बुझाने के हालात में वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं फोमिंग एजेंट के तौर पर इन फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा बेटा यूजेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को दाग धब्बे दूर करने के लिए अमूमी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे ग्रीस या ऑयल के दाग धब्बे अगर कपड़े के ऊपर लग जाए तो उनको रिमूव करने के लिए, ग्रीस के दागों को रिमूव करने के लिए या ऑयल के दागों को रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पीएच स्केल को